हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। और हम लोग 15 क्वेश्चन कर चुके थे एक्सरसाइज के। अब 16 पर चलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ। दो वायर हैं जो इक्वल लेंथ के हैं। वन ऑफ द एल्युमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव सेम रेजिस्टेंस। ठीक, एक एल्युमिनियम का दे रखा है और एक कॉपर का दे रखा है। तो यहाँ पर ये हम मान लेते हैं ये एल्युमिनियम का है और ये है तुम्हारे पास कॉपर का। ठीक, और दोनों का रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, ये R1 है, ये R2 है। लेंथ L1 और L2 है। क्लियर है इतने? फिर आगे क्या बोल रहा है, विच ऑफ टू वायर्स इज लाइटर। इसमें से कौन सा हल्का होगा, लाइटर होगा। हैंस एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम वायर आर प्रीफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल। देखो, जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनके ऊपर जो वायर बिछे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, उसमें एल्युमिनियम को ही प्रेफर क्यों किया जाता है, कॉपर को क्यों नहीं किया जाता है? तो सीधी सी बात है, एल्युमिनियम हल्का होगा कॉपर से। ठीक है, इसीलिए उसको प्रीफर किया जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ प्रूव करना है कि एल्युमिनियम कॉपर से किस तरीके से हल्का है या लाइटर है। ये चीज़ प्रूव करना है तुमको न्यूमेरिकली। ठीक, जबकि इसमें रेजिस्टिविटी एल्युमिनियम की दे रखी है इतनी, और कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी दे रखी है। रिलेटिव डेंसिटी एल्युमिनियम और कॉपर कितनी दे रखी है। ठीक, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अब देखते हैं इसमें। रेजिस्टेंस दोनों के सेम है, लेट कर लेते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, लेट क्या कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो चलना है। तो यहाँ पर देख लो भाई, ATQ लिख लो, ATQ। R1 बराबर R2 बराबर R, रेजिस्टेंस बराबर है। L1 L2 इक्वल टू L, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सॉरी लेंथ भी इक्वल। क्लियर है इतना? ठीक, अब बात आती है जो यहाँ पर जो डेंसिटी दे रखी है। देखो, फार्मूला होता है डेंसिटी का, तो तुमको पता होगा। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो अगर इन लोगों का मास निकालना हो तो हमको एक जनरल फार्मूला मास का बनाना पड़ेगा। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, डेंसिटी डी से लिख लेते हैं, वॉल्यूम बी से। ठीक, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, फिर वॉल्यूम को ब्रेक करो, तो डेंसिटी और वॉल्यूम ब्रेक होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। ये देखो क्रॉस सेक्शन एरिया, ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, और इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम को हमने ब्रेक कर दिया क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ में। ठीक, तो मास आ गया तुम्हारा DAL। मास का एक फार्मूला बन गया हमारे पास। ठीक, क्लियर है? अच्छा, ये तो पता ही है तुमको। अब जो वेरिएबल दिए हैं यहाँ पर, जैसे रजिस्टिविटी है तुम्हारे पास, मास है, तो इसमें एक रिलेशन हमको मिलना चाहिए। ठीक, तो इस रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, हमको 10th में पढ़ा था। रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन में R और L इक्वल दे रखा है, तो हमको इसके इन जो फिजिकल क्वांटिटी है इसके जो है फॉर्म में हमको A की वैल्यू चाहिए। तो कैसे बनाओगे, A इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अपॉन R। तो A की वैल्यू अगर इस फार्मूले में हम पुट कर दें तो हमको फार्मूला मिल जाएगा L और R की फॉर्म में। तो M इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, D, और A की वैल्यू रखो, रो L अपॉन R इंटू L। ठीक, तो M का फार्मूला हो जाएगा जनरल डी रो L स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है इतना? ये जनरल फार्मूला बन जाएगा मास का। अब मास जो है हमारे पास, एल्युमिनियम और कॉपर का मास हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे हमको मास चाहिए कॉपर का, पहले कॉपर दे रखा है ना, नहीं एल्युमिनियम दे रखा, तो एल्युमिनियम का मास चाहिए। तो AL बराबर क्या हो जाएगा, DAL इंटू क्या हो जाएगा, रो AL, और L अपान R ऐसे लिख देंगे, क्योंकि L और R दोनों में सेम है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। इसी तरीके से तुम क्या लिखोगे, MCU मास ऑफ कॉपर, ये जगह DCU और रो CU L स्क्वायर अपॉन R। इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। ठीक है कि नहीं? दोनों को डिवाइड कर लो क्योंकि कंपेयर करना है। तो MAL अपन क्या हो जाएगा, MCU।
तो इसमें एक रिलेशन निकलेगा। देखो, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एल है आर है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फार्मूला बचेगा तुम्हारा डी ए एल रो ए एल अपॉन डी सी यू रो सी। ठीक, ये तो फार्मूला बचेगा। अब क्या करना, वैल्यूज पुट कर देनी है। जैसे मैं नीचे लिख लेता हूँ इसको। हम्म, जैसे डी ए एल, तो डी ए एल कितना दे रखा है भाई, डेंसिटी, यहाँ पर लिखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम 2.7 दे रखा है, तो 2.7 रख दो यहाँ पर। ठीक, और तुमको यहाँ पर रजिस्टिविटी एल्यूमिनियम की दे रखी होगी, ये दे रखी 2.63, 2.63 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन सी यू डेंसिटी ऑफ कॉपर 8.9, 8.9 इंटू, फिर क्या दे रखा है 1.72, ये रजिस्टिविटी इंटू 10⁻⁻8, ये सब कैंसिल आउट कर दो। ठीक, अब देखो अप्रॉक्स वैल्यू अगर मान के चलोगे, यहाँ पर लिखोगे 2.7 को क्या ले सकते हैं 3, लिख लो 3। ठीक, 2.63 को क्या ले सकते हैं, ये भी 3 लिख लो। ठीक, अप्रॉक्स वैल्यू लेके चलते हैं, क्योंकि रेशियो दिया गया है ना, तो रेशियो में ऊपर नीचे अगर सेम रेशियो में हम वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो अप्रॉक्स वैल्यू हमको मिल जाती है। 8.9 इसको 9 कर दो, 1.72 इसको 2 कर दो। ठीक है, तो अब इसको कैंसिल आउट करो, 3 3 जा और 3 3 जा, तो उतना जगह 1/2। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ MAL अपॉन MCU इसको टू क्या आ जाएगा 1/2। ठीक, तो MCU इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस MAL। ठीक, अब देखो मास ऑफ कॉपर कितना बड़ा है, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, तो इससे तुमको समझ में आ जाएगा कि कॉपर का मास एल्युमिनियम के मास से 2 गुना होता है। ठीक है, ये वैल्यू बुक में आ रही 2.2 ml। ठीक है, लेकिन हमको अप्रॉक्स वैल्यू मिल ली, 2 मिल ली, तो अप्रॉक्स वैल्यू हो गई 2.2, इतनी बुक में आ रही। ठीक है, तो अगर ये मास ज़्यादा है कॉपर का एल्युमिनियम से, तो यहाँ पर क्या हम किसको प्रीफर करेंगे, एल्युमिनियम को प्रीफर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल पर लगाने के लिए जो वायर होती है, वायर बिछाने के लिए हमको एल्युमिनियम को प्रीफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि मास इसका जो है एल्युमिनियम का कम है, कॉपर का ज़्यादा है। फिर आगे क्या कह रहा है, हाँ, हैंस एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम वायर आर प्रीफर्ड फॉर द ओवरहेड पावर केबल्स। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी है, इसको थ्योरी में लिख दिया है। लिखा है कॉपर इज 2.2 टाइम्स हैवियर, ये वैल्यू कह रहे बुक में इतनी आ रही है 2.2 टाइम्स हैवियर, इतना हैवियर है कॉपर, हैवियर देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से। वायर सिंस एल्युमिनियम इज लाइटर it is preferred for long suspension for cable, otherwise heavy cable में sag down due to overweight। ठीक है, अगर हम कॉपर को इस पे रिप्लेस करके देखते हैं तो कॉपर क्या होता है, अपने ही वेट से सैग करने लगेगा, मतलब झूलने लगेगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए एल्युमिनियम वायर को यहाँ पर प्रीफर करते हैं। ठीक, ओके, चलो क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, what conclusion can you draw from the following observation on a resistor made of alloy magnet। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन टेबल दे रखी है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल वोल्टेज और करंट की है। ठीक है, और किस केस में है, ये मैग्नीन एलॉय है। एलॉय क्या होते हैं, बहुत सारे मेटल्स को मिलाकर एक मेटल बनाया जाता है जिसको हम एलॉय बोलते हैं। ठीक है, और ये इस एलॉय का नाम है मैग्नीन। ठीक, तो इसमें जैसे जैसे वोल्टेज को इंक्रीज कराया जाता है वैसे वैसे करंट इंक्रीज होता है। ठीक, तो अब ये पूछ रहा है कि इस ऑब्जर्वेशन टेबल से कौन कौन से कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास वोल्टेज और करंट की जो टेबल दे रखी है, इस टेबल से हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी निकालते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो हम लोगों को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यहाँ पर V बराबर आई आर से R निकाल लेंगे हर एक वैल्यू के लिए।
सारी वैल्यूज के लिए। तो तुम देखोगे कि यहाँ पर पहली वैल्यूज के लिए हमने आर की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर देखोगे वो R1 आया है 19.7 ओम। ठीक, फिर सेकेंड वैल्यू के लिए निकाला, वो भी आया है 19.7 ओम। फिर थर्ड के लिए निकाला, वो भी 19.7 ओम आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लास्ट में निकाला हम लोगों ने, तो लास्ट में क्या आया है, लास्ट में भी वैल्यू रखी है, यहाँ पर R12 जो आया है वो भी 19.7 आया है। ठीक, तो तुम देखोगे ओवरऑल जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पर सब V और I की, उनसे जो R की वैल्यू आ रही है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो इससे हम लोगों ने VI ग्राफ बनाया यहाँ पर। तो VI ग्राफ हम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पर क्या होता है, एक I जो है करंट जो होता है वो एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं, ठीक, और वोल्टेज ले लेते हैं वाई एक्सिस पर। ठीक, ये ओरिजिन। तो यहाँ पर जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे, सॉरी, जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो अगर ये जो ग्राफ है ये अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है हर एक वैल्यू के लिए। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर जब देखा गया, इस ग्राफ को बनाया गया, तो यहाँ पर पूरे ग्राफ में आर की वैल्यू क्या हो गई, वो हो गई हमारे पास कांस्टेंट। ठीक, तो इससे कुछ कंक्लूजन निकले, वो कंक्लूजन मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब जब इसके कंक्लूजन देखोगे तो इसमें क्या है, लिखा हुआ है वी आई ग्राफ इन स्ट्रेट लाइन। वी आई ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में मिल रहा है, तो जो रिप्रेजेंट क्या करता है, मैग्नेटिक रेजिस्टर इज एन ओमिक रेजिस्टेंस, इज एन ओमिक रेजिस्टेंस। वी आई ग्राफ इज इन स्ट्रेट लाइन। अगर वी आई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में है तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक रजिस्टर है वो ओमिक रजिस्टर है। ओमिक रजिस्टर मतलब वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये पहला इसका कंक्लूजन हो गया। सेकंड कंक्लूजन पे चलते हैं। कह रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। देखो टेम्परेचर इंक्रीज कैसे होगा, जैसे जैसे करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक, वैसे वैसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है एलॉय में कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये सेकंड कंक्लूजन हो गया। थर्ड कंक्लूजन पे चलते हैं। लिखा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा। तुमको बताया था ये क्या होता है, थर्मल कोएफिशिएंट होता है जो अल्फा होता है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है यहाँ पर। वो अगर नेग्लिजिबल होगा तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा और कंडक्टेंस होगा उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये थर्ड इसका कंक्लूजन हो गया। ओके, थैंक यू, आगे चलते हैं। हाँ तो क्लास अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3.18 पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें से कॉन्सेप्ट को समझना है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने जो भी थ्योरी है वो पहले ही लिख ली है ताकि वीडियो में कम से कम टाइम लग सके। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पॉइंट देखते हैं। अ स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एक स्टेडी करंट है, कांस्टेंट करंट है ऐसा समझ लो। ठीक, वो फ्लो कर रहा है एक नॉन यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर के अंदर, एक वायर है जो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, विच ऑफ दीज क्वांटिटी इज कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहेगी कंडक्टर के अलोंग। और फिर कह रहा है कि करंट रहेगी, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट स्पीड, इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले बोल रहा है कि स्टेडी करंट, करंट तो स्टेडी है, वो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा ही। ठीक, तो पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है। और समझ लो, अगर कोई तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास एक मैंने वायर बनाया है जो नॉन यूनिफॉर्म, तो मान के चलो कि इसमें वायर में चार चार्जेस मूव कर रहे हैं ऐसे। ठीक, तो फार्मूला तो पता है तुमको, आई का क्या होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, ये पता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, वो क्या कहलाता है तुम्हारा करंट। तो हर तो कहीं पर चार्ज जो है स्लो मूव करेंगे और कहीं पर चार्ज तेजी से मूव करेंगे, लेकिन पर यूनिट टाइम में उतने ही चार्ज फ्लो करेंगे जितने हमने कंसीडर किए। यहाँ पर चार्ज चार्ज जो है कंसीडर किया तो चार चार्ज ही मूव करेंगे पर यूनिट टाइम में। तो ओवरऑल वायर में सेम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, पूरे वायर में जो करंट है वो सेम फ्लो करेगा, लेकिन तो इसमें क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहने वाली। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट टाइम में चार्ज सेम फ्लो कर रहे हैं, तो वो चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो। ठीक, कहीं पर इनकी स्पीड तेज होगी, कहीं कहीं पर स्पीड इनकी स्लो होगी। ठीक है, तो आई कांस्टेंट रहने वाला है पूरे वायर में। फिर जे क्या है, देखो
जे का फार्मूला होता है आई अपान ए। ठीक, तो हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे हो सकता है तुम्हारा जो है क्या कहते हैं उसको, करंट डेंसिटी अलग अलग हो। यहाँ पर अगर ए इंक्रीज करेगा तो जे भी हमारा इंक्रीज करेगा, और ए डाउन होगा तो जे भी डाउन होगा। यानी कि ए में अगर वेरिएशन होता है तो जे में भी वेरिएशन होगा, तो ये कांस्टेंट नहीं रहने वाला। वीडी ऑलरेडी क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, तो वीडी भी वेरी करेगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, रो इंटू जे होता है। तो अगर जे तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ई भी कांस्टेंट नहीं रहने वाला, ए भी वेरी करेगा। तो यहाँ पर मैंने थ्योरी लिख दी, ओनली करंट इज कांस्टेंट बिकॉज इट इज गिवन टू बी स्टडी। तो पहले से भी स्टडी बोल दिया तो करंट स्टडी हो गई, और दूसरे समझ भी लिया यहाँ पर। ठीक है, अदर क्वांटिटीज जैसे जे वी डी ई, ये सब क्या करेंगे, वेरी करेंगे इनवर्सली विद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, ये याद रखना। क्लियर है? ओके, आगे बी पॉइंट पर चलते हैं। इज ओम्स लॉ इनवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स? जितने भी कंडक्टिंग एलिमेंट्स है उनके लिए क्या ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है? सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ये पूछ रहा है। इफ नॉट, अगर नहीं, गिव एग्जांपल, एग्जांपल दो एलिमेंट विच डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। वो कौन से एलिमेंट है जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते? तो यहाँ पर मैंने थ्योरी में लिख दिया, नो, ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट्स। सारे कंडक्टिंग एलिमेंट्स के लिए जो है ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, और जिनके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन ओमिक एलिमेंट्स, या नॉन ओमिक सर्किट भी बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं तुम्हारे पास? सेमीकंडक्टर डायोड और इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स तुम पढ़ चुके हो, सेमीकंडक्टर तुमको पढ़ना है चैप्टर 14 में। ठीक है, वो तो बताएंगे बाद में। पॉइंट सी क्या कह रहा है? पॉइंट से कह रहा है आ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। देखो ये कह रहा है कि एक लो वोल्टेज सप्लाई है, यहाँ पर हाई वोल्टेज तुमको मतलब करंट जो है ज़्यादा मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कम क्यों करना होगा? तो अगर एक सर्किट से समझते हैं इसको पहले। देखो ये सर्किट बनाया पहले। ठीक, ये सर्किट में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर लगा हुआ है। ठीक है, ये सेल लगा हुआ है, इसकी ईएमएफ कितना है? कैपिटल ई। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का। ठीक, तो फार्मूला जो बनता है वो बनता है आई मैक्स का। ये आई मैक्स बराबर होता है ई अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक, तो अगर इस सेल से तुमको मैक्सिमम करंट चाहिए तो सबसे पहले आर को जीरो कर दो। ठीक, और आर जीरो हो जाएगा तो आई मैक्स का फार्मूला बन जाएगा ई अपॉन स्मॉल आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का जितना कम करोगे, जितना ही स्मॉल करोगे, आई की वैल्यू उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए किसी भी सेल से या बैटरी से अगर तुम हाईएस्ट जो है करंट लेना चाहते हो तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तुम करते कम करते चले जाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली, आई मैक्स विल बी लार्ज इफ आर इज स्मॉल। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो फोर्थ पॉइंट को भी समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ हाई टेंशन सप्लाई ऑफ से 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव अ वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस वाई। अगर कोई हाई टेंशन सप्लाई है तुम्हारे पास, जैसे कोई ऐसा बैटरी है या बैटरा है या डीसी एलिमिनेटर है तुम्हारे पास, जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, और वो कितना यहाँ पर लिया गया है क्वेश्चन में? 6 किलो वोल्ट। देखो जो भी बातें यहाँ पर समझाई जा रही हैं वो डीसी करंट के लिए समझाई जा रही हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड, इससे ही तुमको सारे जो है टॉपिक रिलेट कराने हैं। तो यहाँ पर देखो कोई ऐसा बैटरी या बैटरा ले लेते हैं जिसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, और उसको अगर यूज़ करना है, इसका उस हाई वोल्टेज को यूज़ करना है, तो उसका जो है इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा देना पड़ता है। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस बैटरी से या एलिमिनेटर से किसी भी सर्किट को जोड़ने पर वो सर्किट डैमेज ना होने पाए। जैसे मान लो कि इस बैटरी से हमने बल्ब को जोड़ दिया, या किसी फैन को जोड़ दिया, या कोई भी प्रैक्टिकल अप्लायंसेस हैं लैब के अंदर, उसको जोड़ने पर उस अप्लायंसेस में किसी भी तरीके का डैमेज ना होने पाए। ठीक है, और एक करंट एक लिमिट में फ्लो करे उसके अंदर। ठीक, इसलिए जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देना पड़ता है। इस सर्किट से समझो, देखो नीचे हमने बनाया भी है इस सर्किट को। वो सर्किट कहाँ चला गया भाई? हाँ देखो, ये सर्किट बनाया मैंने। देखो ये बैटरा है। ठीक, तो यहाँ पर एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है और एक है नेगेटिव टर्मिनल। अब इस टर्मिनल के बीच में वोल्टेज 6 किलो वोल्ट है। ठीक है, और इस
बैटरी से हमने जोड़ दिया ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये बल्ब भी हो सकता है, फैन भी हो सकता है, या पर्टिकुलर लैब के अंदर कोई भी अप्लायंस भी हो सकते हैं, उनको जोड़ देंगे। ठीक है, और जोड़ने पर उसके अंदर एक हैवी करंट फ्लो करेगा, क्योंकि यहाँ पर करंट जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस कैपिटल आर को इंक्रीज कर दें। ऐसा करने पर जो है, जो करंट की वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, और रिड्यूस होने पर इस अप्लायंस में जब फ्लो करेगी तो एक लिमिट में फ्लो करेगी जितनी हमको ज़रूरत है। इस वजह से हमारा अप्लायंस खराब नहीं होगा। इसलिए मैंने लिख के दिया है, इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट वेरी लार्ज। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे नहीं, देन द करंट विल एक्सीड द सेफ्टी लिमिट। वो सेफ्टी लिमिट को, करंट क्या होगा, सेफ्टी लिमिट को क्या करेगा, इन एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इन केस द सर्किट इज शॉर्ट सर्किट एक्सीडेंटली। इस केस में जो है उस जो सर्किट जुड़ा हुआ है उससे, बैटरी से, वो क्या कर देगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और वो अप्लायंस डैमेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात है। तो इसको एक बार, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेना कायदे से, तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, रिपीट कर लेना इसको। ठीक। हाँ, तो गाइस अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3.19 पर चलते हैं। देखो बेटा, जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए जाते हैं वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, इनकी छोटी छोटी लाइन पर भी एक बहुत बड़ा मतलब होता है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है, जितने भी 16-18 से स्टार्ट किया था मैंने, ये सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक, इन क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूर है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा हुआ है, एलॉय ऑफ मेटल यूजली हैव ग्रेटर oblique less resistivity than that of their constituent metal। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एलॉय है उसका जो मेटल है, उसकी रजिस्टिविटी ग्रेटर होगी या कम होगी, किसके कंपैरिजन में, कि ये जिस मेटल से बने हुए हैं एलॉय, उनके कंपैरिजन में। मतलब एलॉय होता क्या है, अलग अलग मेटल का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, उनसे एलॉय बनते हैं अलग अलग मेटल से। तो कह रहा है मेटल के कंपैरिजन में एलॉय का जो है उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक, तो ये ध्यान रखना, हमेशा जो एलॉय होता है उसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो जो प्योर मेटल होता है उससे ज़्यादा ही रहती है। और ऐसा क्यों होता है, जब प्योर मेटल से एलॉय बनाए जाते हैं तो एलॉय के अंदर जो इनका जो लैटिस होता है, इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक जैसे एटम नहीं रहते हैं। तो कोई, किसी मेटल के एटम बड़े होंगे, किसी के छोटे होंगे, किसी के अलग शेप के होंगे। ठीक है, तो होता क्या है, इनके अंदर जो है इनकी रेजिस्टेंस पावर, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करते हैं, वो पावर इंक्रीज हो जाती है। यानी कि रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इनकी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, प्योर मेटल के कंपेरिजन, याद रहेगा। ठीक, तो इस कंडीशन में इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है या जो रेजिस्टेंस होता है वो प्योर मेटल के कंपेरिजन में ज़्यादा हो जाता है। चलो दूसरा देखते हैं, एलॉय यूजली हैव मच लोअर हायर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा होता है। ठीक, अल्फा जो है एलॉय के कंपेरिजन में हमेशा हमेशा लोअर ही रहता है। ठीक, अब ऐसा होता क्यों है, इसको जो है हम इस तरीके से समझेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, फॉर प्योर मेटल, प्योर मेटल में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उसकी वजह से अल्फा भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन एलॉय में ऐसा नहीं होता। एलॉय में क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो भी रेजिस्टेंस क्या होता है, अप्रॉक्स कांस्टेंट ही रहता है, जिसकी वजह से अल्फा डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर। ठीक है, कम रहेगा। अब देखो पॉइंट नंबर सी पर चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, द रजिस्टिविटी, इरेजर लगा हुआ है इसमें तो। हम्म, देखो लिखा हुआ है, द रजिस्टिविटी ऑफ द एलॉय मैग्नीन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्लिक इंक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये कह रहा है कि टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या मैग्नीन जो एलॉय है उसकी रजिस्टिविटी बढ़ेगी, या फिर उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, मतलब सॉरी टेम्परेचर पर वो डिपेंड ही नहीं करेगा। तो चलो इसको समझते हैं, सी पॉइंट को। देखो इसमें लिखा हुआ है इज नियरली इंडिपेंडेंट, आंसर तो ये सही है। अब ये सही कैसे है, चलो समझते हैं इसको। देखो मैग्नीन जो बना होता है वो कॉपर मैग्नीज निकिल का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये एलॉय बन जाता है।
और इसका जो थर्मल कॉफिशिएंट होता है वो अप्रॉक्स 0 होता है। इसलिए टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर आर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, क्लियर है? तो जो है टेम्परेचर को बढ़ाने पर जब आर पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा तो ये क्या करेगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज नियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अब फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। क्या लिखा है, द रजिस्टिविटी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो मैग्नीन वायर होते हैं या टंगस्टन वायर होते हैं, मैग्नीन वायर होते हैं, अगर इनके आर कांस्टेंट है तो इनका यूज़ ज़्यादातर लैब में होता है। ठीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, यूज़ इन लैब। ठीक, अब देखो हम लोग फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ टिपिकल इंसुलेटर एग्जाम्पल अम्बर इज ग्रेटर देन दैट द मेटल बाई फैक्टर ऑफ ऑर्डर 10^22 10^23। ठीक है, ये कह रहे हैं जो इंसुलेटर होते हैं, टिपिकल इंसुलेटर, जैसे माइका हो गया तुम्हारा, अंबर हो गया, और तुम्हारे पास क्या हो गया, एयर हो गई, इनकी जो रेजिस्टिविटी है वो मेटल से कितनी ज़्यादा होती है, उनको कंपेयर करके लिखना है। ठीक है, तो ये तुमको पता है यहाँ पर कि जो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी होती है 10^16 ऑर्डर की होती है, ओम मीटर होती है, और ये मेटल जो होती है इसकी रेजिस्टिविटी 10^-8 ओम मीटर होती है। दोनों को अगर कंपेयर करना है तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पर जो रिलेशन निकल के आया है वो 10^22 ओम मीटर का आया है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा फाइनल वो 10^22 ओम मीटर आएगा। इस ऑर्डर में इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी मेटल से इतनी ज़्यादा होगी, कंपेयर में इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसको तुमको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, चलो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन एन रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखो एन रजिस्टर के लिए हमने तुमको फार्मूला बताया था कि जब एन रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े होते हैं तो उनका आर इक्वलेंट कितना होता है, और जब पैरेलल में जुड़े होते हैं तो कितना होता है। ठीक, चलो पढ़ते हैं आगे। हाउ विल यू कंबाइन देम टू गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, और जब पैरेलल में लगाते हैं सारे रेजिस्टेंस को, वो कॉम्बिनेशन क्या देता है हमको, मिनिमम रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए कि एन रजिस्टर के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्वलेंट कितना होता है। तो यहाँ पर देखो हमने क्वेश्चन में पहले ही लिख लिया है ऑलरेडी। देखो यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एन दे रखे हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू सबकी कैपिटल आर दे रखी है। अगर हमको आर मैक्सिमम चाहिए तो सारे रेजिस्टेंस हमको कौन से कॉम्बिनेशन में रखनी है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ऑल रेजिस्टेंस कंबाइन विद इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, तो उसमें जो आर इक्वलेंट होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा, तो उसकी वैल्यू आएगी आर एस इज टू एन आर। एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, आर क्या है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक, तो ये आ गया तुम्हारा आर एस। और अगर आर मिनिमम चाहिए तो उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे, तो वो हो जाएगा व्हेन ऑल रेजिस्टेंस कंबाइंड विद इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आर पी कितना हो जाएगा, आर अपॉन एन। ठीक, तो आर एस और आर एन आर पी आ गया तुम्हारे पास। अब इसका रेशियो चाहिए तो इनको डिवाइड कर दो, तो आर मैक्सिमम आर मिनिमम क्या हो जाएगा, आर एस अपॉन आर पी। इसको सिंप्लीफाई करोगे, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, तो आर मैक्स अपॉन आर मिनिमम आ जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 2 ओम 3 ओम, हाउ विल बी कंबाइन देम टू गेट एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 11/3, 11/5, 6 और कितना चाहिए, 6/11, इतना आना चाहिए। ठीक है, अब इनको किस तरीके से ये सारे जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं इनको किस कॉम्बिनेशन में लगाएं कि इनकी वैल्यू इतनी इतनी आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देख लो, समझ लो इसको। चलो देखते हैं। तो हमने पहले से ही इसको कॉम्बिनेशन में लगा के रखा है। देखो यहाँ पर R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 और R3। तो अगर R1 और R2 को, ये देखो R1 और R2 को पैरेलल में लगा के 3 के साथ सीरीज में कर दें तो वहां पर इसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 11/3। ठीक, ये देखो 1 और 2, दूसरा और पहला और दूसरा रजिस्टर हमने पैरेलल में लगाया है, उसकी वैल्यू यहाँ पर आरपी की वैल्यू 2/3 आई है। फिर आरपी जो है ऐड हुआ 3 के साथ सीरीज में, तो यहाँ सीरीज में जब ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/3। ठीक है, तो पहले दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाने हैं और फिर तीसरा उनके साथ सीरीज में कर देना है। फिर कह रहा है
फिर कितना आना चाहिए, फिर 11/5 आना चाहिए। तो 11/5 के लिए क्या करोगे, सेकंड में देखो 2 और 3 को पैरेलल में लगा के 1 के साथ सीरीज में कर दोगे। तो यहाँ पर 1/RP कितना हो जाएगा, 1/2 1/3, तो RP कितना हो जाएगा 6/5, और 6/5 1 के साथ सीरीज में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 11/5। आगे देखते हैं, फिर हमको चाहिए यहाँ पर 6 कैसे आएगा, यहाँ पर सारे रेजिस्टेंस 1 2 और 3, ये सारे रेजिस्टेंस किस में कर दोगे, सब सीरीज में कर दोगे। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर दोगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, लास्ट में क्या चाहिए, लास्ट में चाहिए 6/11। तो सारे रेजिस्टेंस जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दोगे, क्या हो जाएंगे तुम्हारे, सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर इक्वल टू 6/11। लास्ट में क्या पूछ रहा है, लास्ट में कह रहा है कि ये जो डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन फिगर, ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन तुमको दिख रहा है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में तुम देखोगे अगर ध्यान से, तो ये जो एक पार्ट है इसको हमने अलग कर दिया है, बाकी सारे पार्ट एक दूसरे के सिमेट्रिक हैं। ठीक, तो पहले इसी पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट में इसको मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पर देखो ये दोनों है सीरीज में ऊपर, और ये दोनों नीचे वाली सीरीज में है। ठीक है, तो इनको अलग अलग सॉल्व कर लिया है। तो ऊपर वाले को सीरीज में ऐड करके हमने मान लिया है आर डैश, नीचे वाले को सीरीज में ऐड करके हमने मान लिया है आर डबल डैश। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में चले जाएंगे। ठीक, ये दोनों कैसे हो जाएंगे, एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो 1/r कितना हो जाएगा, 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ठीक, इनको जो सॉल्व कर लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 4/3। क्लियर है इतना। ठीक है, अब तुम देखोगे इस तरीके के कितने पार्ट है हमारे पास, डायग्राम में देखो इस तरीके के पार्ट है 1 2 3 और 4, और सारे सिमेट्रिक हैं, एक ही जैसे हैं। तो हम एक पार्ट के रेजिस्टेंस को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, यहाँ पर देखो इतना आया है एक पार्ट का रेजिस्टेंस, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आर इक्विवेलेंट निकल आएगा पूरे सर्किट का। तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 4 × 4/3, वो आ जाएगा 16/3। ठीक, क्लियर है। लास्ट वाला डायग्राम कौन सा है तुम्हारा, ये डायग्राम, इसमें तुम देख रहे हो सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक, यहाँ पर कहीं पर भी करंट डिवाइड हो ही नहीं रही। क्लियर है, तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएंगे, और हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है आर, तो इनको सीरीज में ऐड कर दिया मैंने। तो सीरीज में ऐड करने पर वैल्यू आ जाएगी आर इक्वल की 5R। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो अब लोग क्वेश्चन नंबर 3.21 पर चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम a 12 वोल्ट सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ohm by the infinite network shown in figure 3.32, each resistor has 1 ohm resistance। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है, और इसमें एक स्ट्रक्चर, इस सर्किट के अंदर जो स्ट्रक्चर है, एक तरीके का स्ट्रक्चर, वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, और कहाँ तक रिपीट कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट कर रहा है। तो इसको ऐसे समझ लो, एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लो, मान लो तुम्हारे पास एक समंदर है या तालाब है, कुछ भी मान लो। ठीक है, तो उसमें एक बाउल जो है पानी डाल दोगे या उससे निकाल लोगे, तो क्या उसके पानी के ऊपर, उसके वॉल्यूम के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास कई मोतियों की माला, जो n नंबर है तुम्हारे पास मोती की माला है, उसमें से एक मोती या तो उसमें डाल दोगे या निकाल लोगे, तो ओवरऑल जो मोतियों की माला का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर तुम देखोगे इन सारे रेजिस्टेंस, सॉरी इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, वो मान लो तुम्हारे पास x है। ठीक है, तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ओवरऑल जो सर्किट का रेजिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ पर ये क्वेश्चन लगाया गया है। ठीक है, तो तुम यहाँ पर देखोगे एक खास तरीके का रेजिस्टेंस का जो लूप है वो बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। चलो तुमको दिखाते हैं यहाँ पर इस सर्किट में, इसको पहले रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे कि ये जो लूप है यहाँ पर 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पर आया 1 ओम का रेजिस्टेंस, और ये इतना स्ट्रक्चर बार बार अपने आप को रिपीट करेगा। फिर आगे भी यहाँ पर भी है, ठीक, फिर यहाँ पर भी है, और ये होता होता करके कहाँ तक चला गया है, इनफाइनाइट नंबर तक चला गया। ठीक है, तो हमने कुछ थ्योरी लिखी है, कुछ कंसीडर किया है, उसके बाद तुमको समझाते हैं। देखो यहाँ पर
लिखा है लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इनफाइनाइट नेटवर्क बी एक्स। ठीक है, एक्स के बारे में तो जानते हो, सबकी होती है एक्स। ठीक है, ये बोला एक्स नहीं है। इन्होंने बताया कि इनफाइनाइट जो नेटवर्क है उसका टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमने एक्स कंसीडर कर लिया है, मान लिया है। दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट यूनिट ऑफ थ्री रजिस्टर्स ऑफ 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अभी तुमको बताया कि एक तरीके का रजिस्टर का लूप बार बार अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। फुल स्टॉप, फिर आगे लिखा है द एडिशन ऑफ वन मोर सच यूनिट अक्रॉस ए बी विल नॉट इफेक्ट द टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर उसमें इसी तरीके की एक लूप को ऐड कर देते हैं टोटल आर इक्विवेलेंट में, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलो इसको समझते हैं यहाँ से। हमने यहाँ पर कहा कि टोटल रेजिस्टेंस हमने एक्स मान लिया है, तो मान लो ये टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है, एक्स। अब इसमें कोई भी लूप आगे की जो लूप अपने आप को रिपीट कर रही थी उसमें ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसके टोटल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही इस थ्योरी में बताया गया है। ठीक है, तो आगे की लूप को हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं। इसमें कितना था, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमको आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये पॉइंट ए है और ये बी है, इनके बीच में टोटल वोल्टेज कितना दे रखा है, वी दे रखा है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ठीक, इनका यूज करेंगे और इसके अंदर सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हमको निकालना है। ठीक, तो अगर आर इक्विवेलेंट सॉरी आर इक्विवेलेंट क्या कंसीडर किया, एक्स, और एक्स में ये लूप का रेजिस्टेंस जोड़ देंगे या घटा देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखो, ये दोनों, पेन चेंज कर देता हूँ मैं, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पहले ऐड कर लेते हैं इनको, x and 1 ohm are in parallel। ठीक, तो कितना हो जाएगा, r यहाँ से हो जाएगा x अपॉन x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। फिर r डैश यानी कि r इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, वो इनके साथ सीरीज में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन x प्लस r x प्लस 1 प्लस 1। ठीक, तो ये जो वैल्यू आएगी आर इक्विवेलेंट की वो आएगी 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 3x प्लस 2 प्लस सॉरी अपॉन एक्स प्लस 1। और आर इक्विवेलेंट कितना कंसीडर कर रखा था पहले से ही, लेट कितना कर रखा था आर इक्विवेलेंट को, वो हमने x मान रखा था। पहले ही बोल दिया था ना कि आर इक्विवेलेंट कितना रहेगा, हमारा x रहेगा। तो वो कितना आने वाला है, यहाँ पर इसकी जगह क्या रख दोगे, x। ठीक है, क्योंकि पूरी आर इक्विवेलेंट में लूप का कितना भी रेजिस्टेंस तुम जोड़ दोगे उस पर टोटल रेजिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आने वाला है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक, इसमें दराचार का फार्मूला लगाओ, बाई कैपिटल लेटर में लिखता हूँ, बाई दराचार फार्मूला। दराचार का फार्मूला लगाओगे तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3 प्लस माइनस 1। ठीक है, दराचार ना पता हो तो उसका फार्मूला हम बता दे रहे हैं यहाँ पर। x इक्वल टू हो जाएगा, तुम्हारा फार्मूला था माइनस प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक, यहाँ पर कंपेयर कर लेना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की -2 और c की -2। ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ पर x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। ठीक है, अगर x की वैल्यू को निगेटिव लेते नहीं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख लेना रेजिस्टेंस विल
नॉट टेक इन नेगेटिव, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 + 1। तो √3 की वैल्यू कितनी है, 1.732 + 1, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.732। ये एक्स आ गया और ये था क्या, आर इक्वलेंट, ठीक, 2.732। अब आई इक्वल टू क्या होता है, ई अपान आर प्लस स्मॉल आर, और ई क्या था हमारे पास, वोल्टेज, वोल्टेज कितना था 12, आर कितना आया 2.732, और स्मॉल आर कितना है हमारे पास 0.5, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ मैं, 0.5, 2 3 7, पची होगा 12, 3.232, इसकी वैल्यू आएगी 3.713 एम्पियर, ठीक है। सर्किट में इतना करंट फ्लो करेगा, ओके। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब यही हमारे कॉन्सेप्ट पर लगते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को तुम लोग लगा लेना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एस एल अरोड़ा के एमसीक्यूज, ठीक है।